नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 के पाठ जार्ज पंचम की नाक के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व हम इस पाठ के लेखक कमलेश्वर के बारे में जानेंगे। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे कहानी संग्रह हैं ये, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान इनके उपन्यास हैं। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। आइए अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। जार्ज पंचम की नाक। देखिए, कमलेश्वर द्वारा लिखा गया पाठ जार्ज पंचम की नाक एक व्यंग है और हम इस पाठ के बारे में इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे और आपसे आशा करते हैं कि आप इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे। चलिए इसका सारांश देखते हैं। पाठ की सारांश को हम कुछ भागों में बांट देते हैं। जैसे पहला भाग है रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, जिसकी चर्चा अखबारों में हो रही थी। उनका सेक्रेटरी और जासूस उनसे पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में हर दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी, जिनमें रानी एलिजाबेथ एवं उनके अखबारों उनसे जुड़े लोगों के समाचार छपते। इस तरह की खबरों से भारत की राजधानी में तहलका मचा हुआ था, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही हैं, उसका स्वागत भी जोरदार होना चाहिए। नई दिल्ली में जार्ज पंचम की नाक की समस्या। नई दिल्ली में एक बड़ी मुश्किल जो सामने आ रही थी वह थी जार्ज पंचम की नाक। किसी समय इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। अखबारों के पन्ने रंगे गए थे। राजनीतिक पार्टियां इस बात पर बहस कर रही थी कि जार्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ पक्ष में थे तो कुछ विरोध कर रहे थे। आंदोलन चल रहा था। जार्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैयार कर दिए गए थे, किंतु एक दिन इंडिया गेट के सामने वाली जार्ज पंचम की लाट मूर्ति की नाक एकाएक गायब हो गई। बावजूद इसके कि हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात थे और गश्त लगती रही, फिर भी लाट की नाक चली गई। रानी के आने की बात सुनकर नाक की समस्या बढ़ गई। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक हुई, जिसमें हर व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि अगर यह नाक नहीं रही तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी। इसलिए इस एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाकर मूर्ति की नाक लगाने का आदेश दिया गया। मूर्तिकार ने जवाब दिया कि नाक तो लग जाएगी, किंतु मुझे इस लाट के निर्माण के समय और जिस स्थान से यह पत्थर लाया गया उसका पता चलना चाहिए। एक क्लर्क को इसकी पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया। क्लर्क ने बताया कि फाइलों में
कुछ भी नहीं है। एक विशेष कमेटी का गठन। नाक लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसे यह काम सौंपा गया कि किसी भी कीमत पर नाक लगनी चाहिए। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने कहा कि पत्थर की किस्म का पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान की हर पहाड़ पर जाकर ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। मूर्तिकार द्वारा किया जाने वाला प्रयास। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे किए किंतु असफल रहा। उसने बताया कि इस किस्म का पत्थर नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने कहा, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार ने इसका हल निकालते हुए कहा कि यदि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। यदि हम लोग ठीक समझें तो जिस मूर्ति की नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे लगा दिया जाए। सभी को लगा कि समस्या का आसानी से हल मिल गया। मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। उसने पूरे देश का भ्रमण किया। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि की लाटों को देखा किंतु वे सब उनसे बड़ी थीं। मूर्तिकार ने बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक भी देखी किंतु ये भी उनसे बड़ी थी। मूर्ति पर जीवित नाक लगाने का विचार। रानी के लिए राजधानी में सब तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया, रंग रोगन लगाया गया किंतु नाक नहीं थी। अचानक मूर्तिकार ने एक हैरत अंगेज, आश्चर्यचकित करने वाला विचार व्यक्त किया कि 40 करोड़ लोगों में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी मूर्तिकार को सौंप दी। अखबारों में सिर्फ इतना ही छपा कि नाक का सवाल हल हो गया। इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट को नाक लग गई। नाक लगने के पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया और ताज़ा पानी डाला गया ताकि मूर्ति को लगाने वाली जिंदा नाक सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। आखिर एक दिन जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। समाचार पत्रों की भूमिका। अगले दिन समाचार पत्रों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम की लाट को जो नाक लगाई गई है वह बिल्कुल असली जैसी लगती है। उस दिन देश के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं कोई भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट नहीं किया गया था, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का चित्र भी नहीं छपा था। यह रहा आपके पाठ का सारांश। आप इस पाठ को पढ़ लीजिएगा। आने वाले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। धन्यवाद।